हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2 संघवाद के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्री बोर्ड हो या आपके मिड टर्म का एग्ज़ाम हो या आपके फाइनल एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिस प्रकार जिसलिए कि आपको अच्छी प्रकार से तैयारी हो सके। यानी कि आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, जिससे आपकी तैयारी सही प्रकार से हो सके और आपको पता भी चल लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आते हैं और किस टाइप के आने की संभावना है। क्योंकि ये वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और एक बात और कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 में जो संघवाद हमारा चैप्टर है, और ये जो वीडियो है संघवाद के चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है। तो सबसे पहले हम ये वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि संघवाद होता क्या है, यानी कि संघवाद में हम किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें जो सत्ता का जो वितरण होता है दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है, चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार, या तीसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो स्थानीय सरकार। तो ये क्या है, सत्ता का जो ये स्तर होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता, यानी कि सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा जो पावर होती है, यानी कि सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार, और वह उसके जो विभिन्न छोटी जो इकाइयाँ होती हैं, यानी जो राज्य कह लीजिए आप, उनके मध्य में क्या बटी होती है। और तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप पहले से ही सोच लेंगे कि कौन से ऑप्शन सही होगा, और अंत में आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और साथ ही साथ हम संघवाद के साथ साथ एकात्मक जो सरकार है इसको भी जान लेते हैं। सरकार जैसे संघात्मक सरकार होती है और एक एकात्मक सरकार होती है। और संघात्मक सरकार में होता क्या है कि दो या दो से जो अधिक स्तर पर जो सरकार बनती है उसे हम क्या करते हैं कि संघात्मक सरकार, जैसे भारत में है, कनाडा में है, जर्मनी में है। और एकात्मक सरकार का क्या अर्थ होता है कि शासन का एक ही स्तर होता है, अब बाकी जो इकाइयाँ होती हैं उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। तो इस तरह की जो सरकार है ये फ्रांस में है, चीन में है और जापान में है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपने। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है। मैंने आपको इसके पहली वीडियो में बताया था, यानी कि जो भी बच्चे अगर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखेंगे। मैंने उस वीडियो में आपको ज़रूर बताया था कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं आपको नहीं शब्द मिलता है, तो वहाँ पर आप क्या है उसको अंडरलाइन कर लिया करिए। क्योंकि होता है कि जब हम आंसर देते समय हम ध्यान देते नहीं कि हमसे पूछा क्या है। तो यहाँ पर संघवाद की विशेषता नहीं पूछा, कि इसमें ये पूछा कि कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि इसमें से 3 विशेषता होगी और एक होगी जो विशेषता नहीं होगी। आपको उसी को बताना कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन के रूप में पहला दे रखा कि सरकारों के दो या दो से अधिक स्तर, बी दे रखा कि सरकार के किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला लेना, यानी कि बदला जा सकते हैं। सी का दे रखा कि सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी, और डी दे रखा कि अलग अलग स्तरों की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन। यानी कि आप सभी जानते हैं कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार हो, ये सभी एक ही व्यक्ति पर शासन करते हैं, या नियम कानून जो भी बनाते हैं एक ही व्यक्ति के ऊपर। तो इसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरकार के किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला लेना। यानी कि ये कहा जाए तो ये विशेषता संघवाद की नहीं है, बाकी जो 3 है वो संघवाद की विशेषता है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को क्या है अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि दो प्रकार के मार्ग हैं, यानी कि दो प्रकार के रास्ते हैं जिनके माध्यम से संघों का गठन किया गया है, यह कौन से हैं? यानी कि आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार के तरीका यानी कि प्रकार बताए गए हैं संघवाद के, जिसमें से एक बताया गया था कि साथ आकर संघ बनाना, और दूसरा था कि साथ लेकर संघ बनाना, यानी कि साथ आकर संघ बनाना। तो इस कैटेगरी के जो देश होते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं, और जो होते हैं साथ लेकर संघ बनाना, इसमें आपका भारत आता है, जापान आते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से प्रकार हैं। तो ऑप्शन दे रखा है ए कि एक मार्ग में स्वतंत्र राष्ट्र शामिल है जो एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आती हैं। दूसरा कह रहा है कि जहां एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि इसका जो राइट आंसर होगा ये उपयुक्त दोनों जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत जो लोगों की जो मातृभाषा हिंदी है, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत जो लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 45% जो लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आपको फिर ध्यान देने वाली बात है कि आपसे पूछा कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है कि आमतौर पर एक महासंघ के पास सरकारों के स्तर होते हैं। बी कह रहा है कि एक संघीय प्रणाली में राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है। सी कह रहा है कि दोनों सरकारों के स्तर एक दूसरे से स्वतंत्र अपनी शक्तियों का आनंद लेते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो एक संघीय प्रणाली में क्या होता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है, यानी कि ये नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है, स्वतंत्र हैं, दोनों में अधिकार बटा हुआ है। तो यहाँ पर सरकार जो जवाबदेही नहीं है, जो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार होती है केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत होगा, इसलिए 5वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य क्या है, यानी कि जो संघीय प्रणाली है इसके जो मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दे रखा है कि देश की एकता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देना। बी कह रहा है कि क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, और सी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कथन ए और बी, ऑप्शन ए और बी हैं दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार के लिए संबंध में गलत है। यानी कि यहाँ पर फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या गलत है, यानी कि जो एकात्मक सरकार की विशेषता होगी वो तो सही होगा, लेकिन जो नहीं है गलत, हमको उसी को इसमें से छांटना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है कि सरकार का केवल एक स्तर है या उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ हैं। बी कह रहा है कि एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही है। और सी कह रहा है कि राज्य सरकारों की शक्तियां संविधान द्वारा आवंटित है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि निम्न में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्य सरकारों की शक्तियाँ जो है संविधान द्वारा क्या है, आवंटित है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा, वर्ण एवं विवाह किस सूची का विषय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि संविधान के द्वारा 3 प्रकार की जो सूचियाँ हैं ये दी गई है, जिसमें क्या है सभी सूचियों में कुछ विषय दिए गए हैं। तो हर सूची पे जो अलग अलग है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, इन लोगों को क्या है कानून बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार की सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तो आप सभी को पता होगा कि संघ सूची के जो विषय होते हैं इन पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है प्यारे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार या केंद्र सरकार को होता है। और जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। लेकिन अगर दोनों सरकारों में यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार में किसी कानून पे लेकर या किसी विषय पर लेकर विवाद हो जाता है तो जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं वही मान्य होते हैं। और कुछ और भी विषय इन सभी के अलावा बच जाते हैं तो उनको अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है। तो अवशिष्ट सूची में जो विषय होते हैं उनको भी कानून बनाने का अधिकार उन पर क्या है, केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार को होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आपके विदेशी मामले हो गए, रक्षा से संबंधित, बैंकिंग, संचार, ये सभी क्या है संघ सूची के विषय होते हैं। और जैसे पुलिस हो गया, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये राज्य सूची के विषय होते हैं। और जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, उत्तराधिकार, ये सभी समवर्ती सूची के विषय होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा, वन एवं विवाह किस सूची का विषय है। तो अभी हमने पढ़ा था कि शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद, ये सभी क्या है समवर्ती सूची के विषय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है यानी कि तैयार किया गया है। तो इसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें क्योंकि वीडियो को बनाने में समय लगता है प्यारे बच्चों। तो लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा साथ लेकर संघ बनाना का उदाहरण नहीं है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि साथ लेकर जो संघ बनाना है इसमें कौन सा नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन ए में देखा भारत है, बी में जापान है, सी में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और डी उपर्युक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि इसमें आपसे नहीं पूछा है प्यारे बच्चों, क्योंकि भारत और जापान दोनों हैं, क्योंकि ये साथ लेकर संघ बनाते हैं तो ये हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक उसी प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण है। यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि साथ लेकर संघ बनाना और इस वाले क्वेश्चन में कि साथ आकर संघ बनाना। ऑप्शन है भारत, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उपर्युक्त सभी। तो इसमें पूछा कि कौन नहीं है, यहाँ पर भी आपसे वही पूछा कि कौन नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाले में भारत जो था कि साथ लेकर संघ बनाने में था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, यानी कि साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। तो साथ आकर संघ बनाने में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और साथ लेकर संघ बनाने में भारत हो जाएगा, जापान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 है कि पूरे जिले का प्रशासन जो होता है कौन संभालता है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए सरपंच है, बी सत्र न्यायाधीश, सी जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा यानी कि जिले का जो प्रशासन होता है ये जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के द्वारा संभाला जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक जिले का मालिक पूरा क्या जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संवैधानिक संशोधन जो 1992 में हुआ था के आधार पर इनमें से कौन गलत है। यहाँ पर देखो गलत पूछा जा रहा है, यानी कि 1992 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें पूछ रहा क्या इसमें से गलत नहीं, क्या गलत है। पहला दे रखा कि 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी इसमें ये कह रहा है कि 1/4 भाग है ये पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। बी कह रहा है कि सीटें जो SC ST और OBC के लिए आरक्षित है। सी कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों की देखरेख करता है। डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो ऑप्शन ए है ये गलत है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो सीटों का जो आरक्षण है 1/3 1/4 नहीं है, 1/3 है। कितना है,
1/3 थी, इसको आप जाने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय, यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय सरकार होती है वह किस नाम से लोकप्रिय होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में देखेंगे पंचायती राज है, पंचायती समिति, जिला परिषद, डी निम्न में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो 13 का राइट आंसर होगा ये पंचायती राज, यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय सरकार होती है ये पंचायती राज के नाम से फेमस यानी कि लोकप्रिय होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, आप सभी जानते हैं कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जान लेना है, आप सभी को जान लेना है कि प्यारे बच्चों की कहीं कहीं पर नगर पालिका होती है, कहीं कहीं पर आपने सुना कि नगर निगम होती है। तो जिसकी जनसंख्या जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में होती है वहाँ पर क्या होता है कि नगर पालिका परिषद का निर्माण होता है। जहाँ पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है वहाँ पर नगर निगम का निर्माण होता है, या तो कल महानगर। तो आप दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर क्या नगर निगम ही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है मेयर, बी सचिव, सी प्रधान और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मेयर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेयर। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चों की, पंचायत राज की 3 स्तरीय प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों की जहाँ पर नहीं शब्द आता है या कौन गलत है, यानी कि जो निगेटिव चीज़ आपसे पूछा जाता है सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लिया करिए। इससे होगा क्या कि आपको ये पता चलेगा कि हमको किसका आंसर देना है। कभी कभी होता है कि हम नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और हम क्वेश्चन को क्या है गलत करके आ जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। ऑप्शन ए दे रखा है ग्राम पंचायत, बी दे रखा है जिला पंचायत, सी दे रखा है नगर पालिकाएँ और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है, पंचायती राज की जो 3 स्तरीय जो प्रणाली होती है इसमें कौन सा नहीं होता है। क्योंकि ग्राम पंचायत भी होता है, जिला पंचायत भी होता है, एक ब्लॉक होता है दूसरा। तो ये सभी होते हैं लेकिन इनमें से जो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि अब से गलत पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नगर पालिकाएँ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि पंचायत राज की प्रणाली में शामिल है, यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था में कौन कौन से शामिल हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, बी को दे रखा है कि ग्राम और राज्य स्तर, सी में दे रखा है ग्राम जिला और राज्य स्तर पे, डी दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इसमें ग्राम भी शामिल है, ब्लॉक भी और जिला स्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकार से छीनकर यानी कि ले ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, यानी कि 3 स्तरों पर होती है, यानी सरकार के 3 टाइप होते हैं। पूरे सेंट्रल के लिए क्या होता है केंद्र सरकार, यानी कि जहाँ पर कानून बनता है पूरे भारत के लिए। दूसरा राज्य सरकार होती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, हर राज्य की अपनी सरकार होती है। तीसरा होता है स्थानीय सरकार, जहाँ पर जिला और गांव की शासन व्यवस्था को आप देखते हैं। तो ये क्या है सरकार के ये स्तर होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इसमें से यही पूछा जा रहा है कि जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि इसको वितरण कहते हैं या विकेंद्रीकरण कहते हैं या केंद्रीकरण या पुनर्गठन। तो आप सभी जानते हैं कि जब राज्य और केंद्र और राज्य से छीन कर जो स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसको कहते हैं कि विकेंद्रीकरण। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। फिर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि संघ सूची के विषय कौन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि जो विषय सूची है संघ सूची के, जब आपको ये पता होगा तो आप नहीं अपने आप निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों आप सबसे पहले ये काम करेंगे संघ सूची में कितने विषय हैं
आप इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, इसको आप देख लेंगे। समवर्ती सूची है, इसको आप देख लेंगे, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ऑप्शन दे रखा है विदेशी मामले, वन, बैंकिंग और अच्छा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है कि कौन संघ सूची का विषय नहीं है। तो विदेशी मामले ये संघ सूची का विषय है, बैंकिंग भी है और अच्छा भी है। तो इसमें ऑप्शन बच रहा है बी, यानी कि जो वन है ये संघ सूची का विषय नहीं है, यह क्या समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत सरकार की भाषा नीति के बारे में सही कथन चुनें। पहला है कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, बी दे रखा है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, सी दे रखा कि भारत के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है, डी है उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि आप तो ये सोचते हैं कि हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन आप ध्यान रखना कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, हिंदी राजभाषा कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाषा के रहने वाले लोग यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में सरकार का संघीय रूप है। ऑप्शन ए दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, बी दे रखा है इंग्लैंड, सी दे रखा है दोनों, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है सरकार का जो संघीय रूप है देखने को आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकार उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखता है जो सूची में शामिल है। यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकता है, यानी कि जो किन सूची पे वो कानून बना सकता है। तो ऑप्शन ए है कि राज्य सूची है, बी दे रखा संघ सूची, सी समवर्ती सूची और डी अवशिष्ट सूची। तो हमने सूचियों के बारे में डिस्कस कर लिया है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को होता है, और सम्मति सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ सरकार दोनों को होता है, और अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है। तो इसमें जो ये विषय होता है ये राज्य सूची का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। ऑप्शन ए दे रखा है कि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर है, बी दे रखा कि बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं, सी दे रखा उपरोक्त सभी, और डी दे रखा कि इनमें से कोई नहीं। तो सभी आप बच्चे जानिए कि क्वेश्चन नंबर जो 22 है और इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि ए या बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो श्रीलंका है वहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, संघात्मक पाई जाती है या एकात्मक या अर्ध संघात्मक या अर्ध एकात्मक। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइए, और अंत में आप जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यानी आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रीलंका में क्या है एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत की राजभाषा कौन सी है, यानी कि भारत की राजभाषा कौन सी है, तमिल है या हिंदी है या अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बड़े आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं, या इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया भी गया था कि भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि यदि समर्थित सूची पर केंद्र और राज्य सरकारों के कानून में टकराव हो तो क्या होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी भी विषय पर अगर कानून बनाने से संबंधित अगर दोनों के बीच में मतभेद या कोई टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं वही मान्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसके लिए ऑप्शन दे रखा आपको, राज्य का कानून मान्य होगा, बी है केंद्र का कानून मान्य होगा, सी है सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केंद्र
का जो कानून मान्य होगा। जब केंद्र और राज्य के बीच में जब टकराव होता है किसी विषय पर लेकर कानून बनाने से संबंधित, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वही मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दुनिया के कितने देशों ने सरकार के संघीय रूप को अपनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 27 हमारा करा है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है अनुसूचित भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी भाषा है जो अनुसूचित भाषाओं की सूची में शामिल नहीं की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि अनुसूचित भाषाओं की सूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें से आपकी नेपाली भी है, बोडो भी है। तो आपसे पूछा कि कौन से शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तुल्लु कोई ऐसी भाषा है नहीं जो अनुसूचित भाषा में शामिल हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, भारत में संघ सूची में कितने विषय होते हैं। तो सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, जो आपसे सूची कही जा रही है, संघ सूची या आपसे राज्य सूची कही जा रही है या समवर्ती सूची, तो सबसे पहले क्या क्या था, सबसे पहले क्या था कि संघ सूची की जो थी, संघ सूची में जो पहले विषय थे 97, संघ सूची में जो विषय थे पहले 97 थे, और लेकिन क्या है वर्तमान समय में कितने विषय हैं 100। ठीक उसी प्रकार से क्या है राज्य सूची में जो पहले विषय थे वो 66 थे, और लेकिन वर्तमान में अब कितने हो गए हैं 61 हो गए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से समवर्ती सूची में जो विषय थे पहले 47 थे, यानी कि समवर्ती सूची में जो विषय थे पहले 47 थे, और वर्तमान समय में कितने हैं 52। तो सभी आप देखेंगे क्वेश्चन को कि भारत में संघ सूची में कितने विषय होते हैं, यानी कि ए है 98, बी 97, सी 96 और डी इनमें से कोई नहीं। तभी हमने पढ़ा था कि इनमें क्या है सूची में जो विषय हैं 97, यानी कि 28 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर होते हैं इनमें सबसे जो उच्चतम स्तर है वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जिला परिषद, ब्लॉक परिषद समिति, नगर पालिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो उच्चतम स्तर है ये जिला परिषद होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि संस्कृति, जातीयता और भूगोल यानी भौगोलिक के आधार पर इनमें से कौन सा राज्य बनाया गया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, यानी कि कुछ राज्यों का समूह है, आपको बताना कि कौन सा सही होगा। बी दे रखा कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सी दे रखा मध्य प्रदेश, पंजाब, नागालैंड। डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि पंजाब इनमें से किस प्रांत का हिस्सा था, यानी कि जो पहले पंजाब को जाना जाता था वो इनमें से किस नाम से, यानी किसका वो हिस्सा था, राजपूताना का या संयुक्त प्रांत या उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे 31 क्वेश्चन का। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो पंजाब था ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का हिस्सा था। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके भी साथी जो है वो लाभान्वित हो सके, यानी उनकी भी तैयारी सही प्रकार से हो सके। क्वेश्चन नंबर 32 है किस देश में 2 स्तरीय प्रणाली है, यानी कि 2 स्तर जो है सरकार के वो किस देश में है, भारत में है या श्रीलंका में है या USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में या सभी में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 स्तरों की प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। आप सभी जानते हैं कि जो राजनीतिक दल यानी कि जो पार्टियां होती हैं वो 2 स्तरों पर होती हैं, एक होती है राष्ट्रीय पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी। तो ऑप्शन दे रखा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी होती है वो वर्तमान समय में 8 है, जिनमें से एक भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस भी आपकी क्या है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है। यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसी क्षेत्र की पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है। समाजवादी जनता पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी है, या बहुजन समाज पार्टी है, या कांग्रेस है, या आम आदमी पार्टी है। तो आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये सभी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी हैं, और आपको यहाँ पर बताना है क्षेत्रीय पार्टी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गठबंधन का क्या अर्थ है। यानी कि जैसे होता है कि गठबंधन किसे कहते हैं, तो इसमें होता है ऑप्शन दे रखा कि एक पार्टी का चुनाव, यानी बी दे रखा दो पार्टी का चुनाव, सी का विभिन्न पार्टियां चुनाव के लिए एकजुट हो जाती हैं, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि गठबंधन का अर्थ होता है कि विभिन्न पार्टियां चुनाव के लिए एकजुट हो जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक तीसरी तरह की सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। निम्न में से वह कौन सी व्यवस्था है। ऑप्शन दे रखा है कि लोकतांत्रिक, ऑप्शन दे रखा है ए लोकतांत्रिक, बी दे रखा है समाजवादी, सी दे रखा है स्वतंत्र सरकार, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है समाजवादी सरकार। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो जो लोकतंत्र की बुक का जो चैप्टर 2 है संघवाद पे आधारित था। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिएगा तो ज़रूर बताइएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाएगा आपको उसकी वीडियो बहुत जल्दी यानी कि आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम की जो डेट आ गई है, जो आपको क्या है 30 नवंबर से शुरू है, तो उसकी भी वीडियो बनाई जाएगी। यानी कि बहुत सारे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल जाए। तो ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।